ठीक है, वी आर स्टार्टिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बाय एंड लार्ज, है ना। यहां पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे ही टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, हमारा आईएमपी वाला पोर्शन था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हमारा आईएमपी वाला पोर्शन है। टेक्निकल रिफॉर्म्स को हमने अच्छे से निभाया, ये भी अच्छे से निभाएंगे। यहाँ पे पहले जो 2 पॉइंट है वो पुराने जमाने की बात है, उसके बाद में 5 पॉइंट में पैसों की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करेंगे। और 8वें वाला पॉइंट जैसे टेक्निकल रिफॉर्म्स में आपका इंस्टीट्यूशंस के लिए था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा वाला काम काज है। चलो ठीक है, वो भी हमारा सेट हो गया है। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी जैसे टेक्निकल रिफॉर्म्स में ऊपर डेफिनेशन थी, वैसे ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? तो भारत में द रिफॉर्म्स यानी सुधारा कनेक्टेड विद द लैंड ओनरशिप। तो बेसिकली हम पहले 2 पॉइंट में लैंड ओनरशिप के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर क्रॉप सब्सिडी है ना, है शायद कुछ नीचे उसके रिलेटेड। क्रॉप सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट हेल्प करती है, जैसे कोई पर्टिकुलर क्रॉप सब्सिडी है, वो सब्सिडी मतलब क्या? सब्सिडी मतलब जैसे पहले गैस के बॉटल के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, अगर गवर्नमेंट के वहाँ से बॉटल निकलता है 1000 रुपीज़ में, तो हमें 400 पे करने होते थे, गवर्नमेंट 600 रुपये पे करती है, तो वो 600 रुपये सीधे हमारे अकाउंट में आते थे। आपको याद है तो 2014, 15, 16 की बात हो, गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में सीधा पैसा डालती थी, उसको बोलते सब्सिडी, अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, ठीक है ना। देन सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर्ड। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब के मोटे मोटे तौर के ऊपर हमें क्या बताया गया है कि लैंड ओनरशिप की हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो आइडिया है, पहले वाला एक्ट है, ये 1970s का एक्ट है, मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त का। देन ये 1961 की हम बात करेंगे, ये एक्ट कब आया था, नंबर्स के साथ बात करेंगे, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम नंबर के साथ बात करेंगे उसकी, आपको अच्छे से आइडिया आएगा व्हाट इट इज़ एंड याद भी रह जाएगा, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब संस्थाकीय सुधार है जो किए गए टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, ओनली एंड ओनली बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद द लैंड ओनरशिप। पहले तो हम लैंड ओनरशिप की बात करते हैं, जमीन मालिकीपने की बात करेंगे, क्रॉप की सब्सिडी की बात करेंगे, एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस। अरे भाई, एग्रीकल्चर में कुछ कुछ मिला के आपने प्रोड्यूस किया है तो उसको बेचना भी तो पड़ेगा, अगर बिक ही नहीं रहा है तो आपको इनकम कैसे होगी, तो उसकी भी हम बातें कर लेंगे, ठीक है ना। आर कंसिडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में अगर ये 3 प्रकार के रिफॉर्म्स हो रहे हैं बाय एंड लार्ज, मोटे मोटे तौर के ऊपर, लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड एट द सेम टाइम सेल ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, देन दोस आर कंसिडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले लैंड टेनेंसी एक्ट की, तो ये वाला पोर्शन जाएगा लैंड टेनेंसी एक्ट के ऊपर, है ना, टेनेंसी, है ना। और ये वाला दूसरे वाला पॉइंट जाएगा हमारा डेस्परिटी ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट के ऊपर जाएगा। दोनों एक्ट को मैं समझाता हूं। देखो, लैंड टेनेंसी एक्ट आया था 1970 में, 70s में समझ लो, इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान आया था। उसके अंतर्गत अगर कोई भी लैंड को टीलिंग करता है, मतलब कोई भी खेड़ता है, तो गुजराती में उसको बोलते थे खेड़े यानी जमीन। जो भी फार्मर है वो अगर टीलिंग करता है तो वो लैंड उसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लैंड टेनेंसी एक्ट, है ना। उसका मतलब क्या, मतलब कि लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कि अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं और मैं मजदूर रख के उनका शोषण कर रहा हूं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूं, तो इट विल बी नॉट अलाउड इन द फ्यूचर। सो तो गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म। इस अगर लैंड टेनेंसी एक्ट आ गया, टीलिंग वाला एक्ट आ गया, मतलब जो ही मजदूर है जो खुद टीलिंग कर रहा है ना, बड़द गाड़ा लगा के टीलिंग करना शुरू कर दिया, तो फिर वो जमीन उसकी हो गई। तो बेसिकली लैंडलॉर्डिज्म क्या हो गया, खत्म हो गया। द गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। उसी की तो हमने बात करी, अगर लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो गया, जो बंदा खुद टीलिंग कर रहा है अगर वही ऑनर है, तो फिर एक्सप्लॉइटेशन किस बात का। इसीलिए यहां पे बोला गया गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का जो शोषण हो रहा था उसको पूरे मोटे मोटे तौर के ऊपर उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है ना। अंडर द लॉ, अब ये जो लॉ था, लॉ का नाम था लैंड टू द टीलर, या तो दूसरा नाम बोल दो लैंड टेनेंसी एक्ट, है ना। कायदे आते, लॉ आते, इतना डिटेलिंग में आपको पढ़ने को आता नहीं है, ठीक है ना। इवन आगे जाओगे फिर भी मोटे मोटे तौर के ऊपर से पढ़ना होगा, ठीक है। लैंड टू द टीलर यानी खेड़े यानी जमीन, बात खत्म। उसका मतलब क्या, मैंने फिर से बता रहा हूं, जो भी बंदा ऐसे
वो पहले के ज़माने में पता है ना, वो बड़द थे, बड़द गाड़े से लेके वो डिवाइस लगा के उसको प्लॉफ बोलते उसको शायद। तो आपने खेड़ दिया, खेड़ यानी जमीन, जो प्लॉफिंग करता है उसकी लैंड टेनेंसी एक्ट, टीलिंग करता है। द लैंड टीलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। जो भी बंदा टीलिंग करेगा वो उसका ऑनर हो गया, ठीक है ना। जैसे ही हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हम बढ़िया तरीके से जाएंगे। गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म। गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंडलॉर्डिज्म को डिस्कार्ड कर दिया एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। अगर आप लैंडलॉर्डिज्म खत्म करते हो तो फार्मर्स का शोषण भी खत्म हो ही जाता है एट द सेम टाइम। दैट इज व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड दैट गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। नाउ अंडर द लॉ, ये कायदे के हिसाब से अंडर द लॉ, जिसका नाम था लैंड टू द टिलर या तो फिर लैंड टेनेंसी एक्ट, खेड़े तेनी जमीन, द लैंड टीलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। उनको ये अधिकार मिला, अगर वो लोग फार्मिंग करते, अगर खेती करते, खेड़ते हैं तो वो जमीन उनकी हो जाएगी। उसके बाद में एक दूसरा वाला पॉइंट था, ये गया टेनेंसी एक्ट को गया। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो जाता है सीलिंग एक्ट को जाता है ना, लैंड सीलिंग एक्ट बोल दो उसको। ये क्या था, इसके मुताबिक एक जैसे आपने डेस्पैरिटी ऑफ इनकम देखा है, ऐसे ही होता है डेस्पैरिटी ऑफ लैंड ओनरशिप। उसका मतलब किसी के पास थोड़ी सी जमीन है, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, समझ रहे हो। तो ये डेस्पैरिटी ऑफ लैंड ओनरशिप था, बराबर है ना। जैसे ए फार्मर है और बी फार्मर है, ए के पास 10 एकड़ की जमीन है और बी के पास मतलब 100 एकड़ की जमीन है, समझ रहे हो, 100 एकड़ की जमीन है। तो ये लैंड डेस्पैरिटी हो गई, ये अमीर से अमीर ही होता जाएगा और ये गरीब का गरीब ही रहेगा, कोई डाउट है नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, ठीक है, गवर्नमेंट ने निकाला एक लैंड सीलिंग एक्ट निकाला, जिसके मुताबिक देखो दो प्रकार की लैंड होती है, एक इरिगेटेड लैंड होती है यानी सिंचाई की सगवड़ है, और एक होती है ड्राई लैंड होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। इरिगेटेड लैंड मतलब जहां पे सिंचाई की सगवड़ है। अगर आपके फैमिली 5 लोगों की फैमिली है ना, 5 लोगों की फैमिली है, तो उसके हिसाब से आप इरिगेटेड लैंड 10 से 18 तक रख सकते थे। 10 से 18 एकड़ का इरिगेटेड लैंड आपकी लिमिट में आता था, है ना। और ड्राई लैंड का लिमिट था कुछ तकरीबन 35 से 54 एकड़ का लैंड आप रख सकते थे, दोनों साथ में, ठीक है ना। और इससे ज्यादा अगर आपके पास लैंड है तो उसको सरप्लस कहा जाता था और वो गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है ना। आपको लैंड सीलिंग एक्ट मोटे तौर के पता चला। व्हाट डू वी मीन बाय लैंड सीलिंग एक्ट? लैंड सीलिंग एक्ट के तहत फैमिली किसको बोला गया, जिसके अंदर 5 लोग हैं। अगर 5 लोग हैं तो आपको कितनी जमीन की आवश्यकता है, इरिगेटेड लैंड आप रख सकते हो 10 से 18 एकड़। एग्जाम में नहीं आएगा ये नॉलेज, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, पकड़ के चलो, ठीक है ना। और जो ड्राई लैंड है वो 35 से 54 एकड़ तक रख सकते हो, और इससे ज्यादा अगर आपके पास लैंड है, ये 1961 का कायदा है ना, अभी का नहीं है, इसके ज्यादा अगर कोई लैंड है आपके पास तो उसको सरप्लस कहा जाएगा, और वो कौन ले लेगी, गवर्नमेंट ले लेगी। हमने लैंड टेनेंसी एक्ट के बारे में भी आपको बताया, जिसको बोलते थे लैंड टू द टीलर, और मैंने आपको बताया लैंड सीलिंग एक्ट। और लैंड सीलिंग एक्ट के तहत डेस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि वो किसी के पास ज्यादा लैंड, किसी के पास कम लैंड। द डिस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय द लैंड सीलिंग एक्ट। हमारे 2 पॉइंट तगड़े लेवल पे हो गए, जहां पे पहले पॉइंट के ऊपर हमने उसको कैसे याद किया पता है आपको, है ना, लैंड टेनेंसी एक्ट, सबसे पहला टेनेंसी, दूसरा वाला लैंड सीलिंग एक्ट। ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है ना, गवर्नमेंट ने क्या क्या कायदे किए, क्योंकि ये लैंड ओनरशिप के रिगार्डिंग था। ये पहले दोनों पॉइंट, गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स एंड अंडर द लॉ कौन सा था, कायदा कौन सा था, लैंड टू द टीलर, ब्रैकेट में लिख दो लैंड टेनेंसी एक्ट। इस पर्टिकुलर कायदे के तहत द लैंड टीलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। और दूसरे वाले कायदे लैंड सीलिंग एक्ट के तहत, लैंड सीलिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, द डेस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर हैज बीन रिमूव्ड अंडर द लैंड सीलिंग एक्ट। पानी, अगर आपको कुछ वैसे स्क्रीनशॉट लेने के लायक तो मैंने छोड़ा ही नहीं, सब डिलीट कर गया, पीछे निकाल के ले लेना, है ना। नाउ
हम आते हैं क्रॉप सब्सिडी या पैसों पैसों की बातें करेंगे। सबसे वाला पहला हमारा पॉइंट था लैंड टेनेंसी एक्ट, दूसरा वाला था लैंड सीलिंग एक्ट, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नाउ पैसों की बात करते हैं। तीसरे वाले पॉइंट में फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, क्यों? फॉर द क्रॉप सब्सिडी। इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जैसे पहले वाला पॉइंट को हमने टेनेंसी से याद रखा था, है ना, दूसरे वाले पॉइंट को आपने कैसे याद रखा था? सीलिंग से याद रखा था। और तीसरे वाला जो पॉइंट है उसको आप किसान क्रेडिट कार्ड से याद रखो। कैसे याद रखोगे? किसान क्रेडिट कार्ड से। अभी क्रेडिट कार्ड मिला है उसका मतलब क्या है? आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है ना। और देयर आर नेशनलाइज्ड बैंक एंड एट द सेम टाइम देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बारे में मोटे मोटे तौर के अगर बताना चाहूँ तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देन पंजाब नेशनल बैंक है, हालांकि शायद उसका मर्जर हो गया है, ठीक है ना। ये सब नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पे अगर आपने पैसा भरा है तो गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गवर्नमेंट आपको पैसा वापस दे देता है। अगर बैंक इन एनी सिचुएशन अगर उड़ जाती है ना, लिक्विडेशन हो जाता है, बैंक आपको पैसे देने के लायक नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दिस काइंड ऑफ बैंक्स, तो मैंने सिर्फ मोटे मोटे तौर के ऊपर बैंक के बारे में बताया, लेकिन वो जरूरी नहीं था हालांकि। तो फार्मर्स आर गिवन, तीसरे वाले पॉइंट पे, फाइनेंशियल हेल्प, पैसों की मदद, क्यों? फॉर क्रॉप सब्सिडी, क्रॉप की जो सब्सिडी है उसके लिए फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कैसे? किसान क्रेडिट कार्ड से, बाय नेशनलाइज्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स लिखा है, और नहीं लिखा है, आइदर और नहीं है, दोनों बैंकें उनको प्रोवाइड कर सकती है, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे वाला जो पॉइंट था वो पॉइंट हमारा ऐसा था, गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म, गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्डिज्म को कैंसिल कर दिया एंड एट द सेम टाइम उसकी वजह से स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स। और अंडर द लैंड टू द टिलर यानी लैंड टेनेंसी एक्ट के तहत द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। उसके बाद में लैंड सीलिंग एक्ट आया, उसके तहत क्या हुआ? एक कैप रखी गई जो आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन आप समझ लो द डेस्पेरिटी ऑफ अमंग द, जो डेस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर था, यानी किसी के पास ज्यादा जमीन किसी के पास कम जमीन, तो वो डेस्पेरिटी, असमानता है, लैंड ओनरशिप की जो असमानताएं थे, डेस्पेरिटी मतलब असमानता, असमानता हटाई गई। द डेस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। उसके बाद में सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेशनलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एंड कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, फार्मर्स को फाइनेंशियल पैसों की हेल्प की गई। क्यों की गई? क्योंकि क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, फार्मर्स को किसान क्रेडिट, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड बैंक। चौथे वाला पॉइंट अगेन पैसों की बात होगी कुछ, ठीक है ना। मैं थोड़ा ऊपर जाने दे रहा हूं, थोड़ा, सो दैट वी कैन हैव बेटर आइडिया। अगर पेन से आपको ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। एक सेकेंड, मैंने लॉक नहीं मारा। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, फार्मर को फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया गया, किसके लिए? फॉर देयर क्रॉप्स। कैसे? थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसको PM क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से याद रखना, है ना, PMCIS। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, उनका कोई भी अगर क्रॉप डैमेज हो जाता है इन एनी हाउ, इन नेचुरल कंडीशन से, बराबर है, देन फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो उसी को हमने स्कीम बोल दिया, कोई डाउट नहीं है। तो हमारे 4 हो गए फिलहाल। गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म, गवर्नमेंट ने जमींदारी प्रथा को नाबूद किया, लैंडलॉर्डिज्म को, एंड एट द सेम टाइम उसकी वजह से क्या हुआ? स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन होना बंद हो गया। और अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, लैंड टू द टिलर के कायदे के हिसाब से लैंड टेनेंसी एक्ट भी बोल सकते हो उसको, ए फिर कैपिटल रख देना, है ना, जैसे यहां पे ए कैपिटल रखना। द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। फिर लैंड सीलिंग एक्ट के तहत डेस्पेरिटी ऑफ लैंड ओनर्स हैव बीन रिमूव्ड, द डेस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। तीसरे वाले पॉइंट पे हमने क्या देखा? किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे हम,
बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। किसान क्रेडिट कार्ड कौन दे रहा है? नेशनलाइज्ड बैंक भी दे रही है, कोऑपरेटिव बैंक भी दे रही है, ठीक है ना। फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, पैसों की मदद की गई किसके लिए? क्रॉप सब्सिडी के लिए। किसके द्वारा? बाय किसान क्रेडिट कार्ड। और ये किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा दिए गए? नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा दिए गए। चौथे वाले पॉइंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत फार्मर्स को फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया गया ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। आप समझ ही रहे होंगे, चार चीज हम कर चुके हैं, बराबर है। पहले वाला हमारा पॉइंट हमने अभी पढ़ा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा वाला फिर से, फार्मर्स को आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। फार्मर को, चौथे वाले पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जाता है चौथा वाला पॉइंट। ये हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स, उनके क्रॉप्स के लिए उनको पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया गया। कैसे दिया गया? थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। पांचवें वाले पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं, व्हेन द क्रॉप फेल, जब भी क्रॉप्स है इसलिए फेल आया, बहुत सारा क्रॉप्स फेल ड्यू टू द ड्रॉट, है ना। वैसे ये तो ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, चलेगा। ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन, या तो सूखा या तो फिर हद से ज्यादा बारिश की वजह से जब क्रॉप फेल हो जाता है, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जब भी पूरा का पूरा क्रॉप कैसे बर्बाद होगा, या तो सूखे की वजह से बर्बाद होगा, या तो हद से ज्यादा बरसात की वजह से जब पूरा का पूरा क्रॉप बर्बाद होगा, तब एक फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी, ठीक है ना। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? वैसे यहाँ पे भी एक फाइनेंशियल हेल्प जैसा था, इसको फाइनेंशियल हेल्प, प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प लिख लो, ठीक है ना। देखो आपका पहला वाला पॉइंट क्या था? टेंडेंसी से हम ये याद रखा था, मैं रिपीट इसलिए करवाता हूँ, इट इज माई स्टाइल, और वो बच्चों को याद भी रह जाता है। इट इज अ सीलिंग, सेकंड वाला पॉइंट, लैंड सीलिंग एक्ट, उसके तहत डेस्पेरिटी ऑफ इनकम नहीं, डेस्पेरिटी ऑफ लैंड ऑनरशिप थी, उसमें असमानताएं थी, वो अच्छी रही। यहाँ पे भी फाइनेंशियल हेल्प है, लेकिन यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड से हमने कवर किया। किसान क्रेडिट कार्ड आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी। ये यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, लेकिन क्रॉप सब्सिडी के लिए मिल रही है, ठीक है ना, है ना। फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, ये भी एक फाइनेंशियल हेल्प हो गई, लेकिन यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर क्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है, सॉरी, इंश्योरेंस स्कीम, CIS, PMCIS। उसके बाद में है, यहाँ पे भी एक फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, लेकिन क्यों मिल रही है? ड्रॉट और एक्सेसिव रेन के लिए मिल रही है। तो इसको हमने याद किया फाइनेंशियल हेल्प के तहत। व्हेन द क्रॉप फेल ड्यू टू ड्रॉट, यानी सूखा और हद से ज्यादा बरसात, एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। छठे वाले पॉइंट के ऊपर, बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट, यानी क्यों लीगल सपोर्ट दे रहे हैं? एन ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड, ये सेल की बात कर रहे हैं हम, सेल करना पड़ेगा ना, मेड वाइड स्प्रेड फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केटिंग यार्ड्स। देखो ऊपर अगर आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में देखा होगा ना, तो वहां पे सेल के बारे में भी था, क्योंकि जो प्रोड्यूस हो गया उसको सेल भी करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? इनको लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, इसकी वजह से ओपन ऑक्शन का प्रोसेस पता है ना, IPL सब देखते हैं तो आपको पता है व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्शन। तो इसीलिए ऑक्शन में लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है। एन ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइड स्प्रेड, पूरे मतलब बड़े पैमाने पे, फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केटिंग यार्ड्स। मार्केटिंग यार्ड में ऑक्शन प्रोसेस ओपन किया गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे हुए, और यहाँ पे ये लोग लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट एंड ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइड स्प्रेड फॉर द सेल ऑफ, मतलब कोई भी, मतलब जैसे आजकल ये इन लोगों का ऑनलाइन भी चलता है, वेबसाइट पे जाके ई-सेल भी कर सकते हैं ना, वहाँ पे कोई भी बिड कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारे 6 पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो गए, समझ रहे हो। गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स, और अंडर द लैंड टू द टीलर स्कीम, जिसको हम लैंड टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, द लैंड टीलर्स हैव बीन गिवन द राइट, देयर राइट, दे चलेगा, द राइट या तो देयर राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। फिर द डेस्पेरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय द लैंड सीलिंग एक्ट, इस अच्छे से पढ़ाया मैंने इसको। देन किसान क्रेडिट कार्ड, कौन सा? किसान क्रेडिट कार्ड, द फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, किसके लिए? तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर भी उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है, लेकिन क्यों? फॉर क्रॉप सब्सिडी,
बाय किसान क्रेडिट कार्ड, बाय किसके द्वारा, नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर वापस चौथे वाले पॉइंट में प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। 4 हो गए। 5वां, व्हेन द क्रॉप फेल्स, सूखा, व्हेन द क्रॉप फेल्स ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन, सूखा और हद से ज्यादा बरसात की वजह से जब क्रॉप फेल होता है तो फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, पैसों की मदद, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ छठे वाले पॉइंट पे लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट क्यों भाई, क्योंकि ओपन ऑक्शन हो रहा है ना आईपीएल वाला, ठीक है ना। By providing legal support, an open action process is made widespread for the sale of farm products in the marketing yards। आप समझ ही रहे होगे हम कहां पे जा रहे हैं। नाउ 7वें वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस जहां पे मतलब स्टोरेज कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस, है ना, transportation and communication etc. have been provided so that the farmers would get the minimum support price for the farm products। देखो what do we mean by minimum support price, जैसे हमने गेहूं उगाया, अभी गेहूं को हमें कोई 1 रुपये किलो ले रहा है, we are the farmers, then it is not a good support। तो हमें गवर्नमेंट हमेशा पायानी कीमत, बेस प्राइस तय करती है, उस प्राइस पे ही लोग खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा यूनिक सा पॉइंट है, यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई, याद रखना है, हम उसको वापस रिपीट करते हैं। फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया गया। एट द सेम टाइम मार्केट एसोसिएशंस का निर्माण किया गया। मार्केट एसोसिएशंस आप समझते हो, है ना, हर एक का एक एसोसिएशन होता है। अगर हम जेरोक्स वाले हैं तो जेरोक्स एसोसिएशन है, अगर हम टीचर्स है तो टीचर्स का एसोसिएशन होता है। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज डेवलप किए गए, कोल्ड स्टोरेज डेवलप किए गए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलती है, एंड कम्युनिकेशन यानी बातें, इधर से उधर बातें, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन वाली चीजें अगर आपने ध्यान से देखी होगी ना तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में भी था। हैव बीन प्रोवाइडेड, फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया सो दैट द फार्मर्स वुड गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो आप, ठीक है ना। क्या किया गया, फाइन, ठीक है। फैसिलिटीज लाइक सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस की बात कर रहे हो तो किसको साथ में जोड़ दो, कोल्ड स्टोरेज को। अब कोल्ड स्टोरेज में सामान रखा तो सामान रखने के बाद जब भी किसी को सप्लाई करना है तो ट्रांसपोर्टेशन, एंड एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन। चलो आपका माल सामान हमारे तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हम याद करने के तरीके से पढ़ रहे हैं कि यार माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके लिए कम्युनिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से रिपीट करते हैं हमारे स्टाइल से याद करने के लिए। फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, जो साथ सहकार कर सके, एक दूसरे को, फार्मर्स को साथ सहकार दे सके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई। मार्केट एसोसिएशन की स्थापना की गई जहां पे सामान का आपले हो सके। एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव यानी सहायक, एक दूसरे को हेल्प कर सके, ऐसे वेयर हाउसेस की स्थापना की गई। फिर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की गई। अब कोल्ड स्टोरेज से कभी माल उठाना तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, और कम्युनिकेशन वो हमारे स्टाइल से हैव बीन प्रोवाइडेड सो दैट द फार्मर्स वुड गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स। देखो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आपको क्या करना है, आपको एक देखो अभी भी बहुत अच्छा वाला टाइम है, ऑलमोस्ट मेरा ये तकरीबन 5th नंबर का चैप्टर है ना, 5th नहीं 4th चला रहा हूँ मैं। पहला मैंने चलाया, फिर मैंने 5वां चलाया, मैंने 8वां चलाया, ये 10वां चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर्स 29 मार्क्स कवर करते हैं ना, मोटे मोटे तौर के ऊपर। और एक नया बुक ले लोगे 49 रुपीज़ का आता है, और उसको ये जब भी वीडियो देख रहे हो ना तो मुझे देखोगे नहीं तो भी चलेगा, जस्ट बुक में देखो, मुझे सुनो, आपका मतलब तगड़े मार्क्स आएंगे। 29 मार्क्स तो सिर्फ 4 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, और फेल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते अगर मेरे 4 वीडियोस देख लिए तो, ठीक है ना। तो मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले वाला पॉइंट था हमारा लैंड टेनेंसी एक्ट का था, ठीक है ना। उसके बाद में याद करो सीलिंग एक्ट का था, याद कर रहे हो। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड क्यों, क्रॉप सब्सिडी के लिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल हेल्प वहां पे भी था, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, किसके द्वारा, नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक। चौथे वाला स्कीम क्या था, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। नाउ कभी सूखा पड़ गया और बरसात ज्यादा हो गई, व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू सूखा, ड्रॉट यानी सूखा,
और तो फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट। और फिर छठे वाले पॉइंट के ऊपर लीगल सपोर्ट दिया गया, जहां पे एन IPL काइंड ऑफ थिंग, एन ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइड स्प्रेड फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केटिंग यार्ड। सातवां वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा था, ठीक है ना, हमने उसको अपने तरीके से याद करवाया आपको, जहां पे फैसिलिटीज लाइक क्या क्या फैसिलिटीज दी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया गया, मार्केट एसोसिएशंस, फिर कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन हैव बीन प्रोवाइडेड, facilities, so many facilities have been provided so that the farmers would get the minimum support price for the, इसको आप सपोर्ट प्राइस के लिए याद रखोगे, ठीक है ना, कि ठीक है मिलता रहे। और 8वें वाले पॉइंट के ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को अच्छे से किया, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, 8वें वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, नाफेड, ग्रोफेड एंड DDB, ठीक है ना, वन ऑफ द यूनिक एब्रीविएशंस, क्योंकि एकदम मैच नहीं होंगे अगर आप उसको करना चाहो तो, ठीक है ना। जैसे ये एन हो गया, ए हो गया, फिर सीधा ये दोनों को बाईपास करके यहाँ से सीधा फेड उठा लिया, समझ रहे हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है, GRO और फेड, ये बाकी के सब तो मतलब कहाँ ही चले गए पता नहीं चलता है। हाँ ठीक है, ये सही है, NDDB, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको याद रखना है उसको, एनी हाउ सम हाउ। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग फॉर द, आप देखो याद करो, वो टेक्निकल रिफॉर्म्स में भी आखिरी में 2 संस्थाएं थे, ठीक है ना, ICAR एंड DARE। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द सपोर्ट प्राइस। और ये जो संस्था है वो फार्मर्स से सपोर्ट प्राइस के ऊपर, बेस प्राइस के ऊपर परचेस करने के लिए बड़े पैमाने पे काम करती है। तो पहली संस्था का नाम है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ग्रोफेड है ना, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। एंड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर यहाँ पे आप अगर 4 मार्क लेना है ना, तो ये 8 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में से दोनों में से एक तो आ ही जाता है, ठीक है ना। फिर हमारा आता है ऑल एंड ऑल ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी वन ऑफ द IMP क्वेश्चंस है। ठीक है, हम ग्रीन रेवोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द IMP पोर्शंस, बढ़िया वाला पोर्शन है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, ये 1960s के दशक में हुआ था। हमने क्यों किया था, क्योंकि हम एक तो खेती प्रधान देश थे, हम एक एग्रेरियन नेशन थे, है, ठीक है ना, और फिर भी हमें वीट और पैडी जैसे मतलब ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, विदेश से मंगाने पड़ते थे। सो दैट वाज वन ऑफ द वर्सेस्ट थिंग्स एवर। तो बेसिकली हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, और हाँ, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का आखिरी वाला लाइन होगा वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा कि हमें और एक ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। पर फिलहाल हम जो पहले वाला ग्रीन रेवोल्यूशन था 1960s के दशक में, उसके बारे में 6-7 पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, 6 शायद। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, आई हैवंट टुक द पेन, लेट मी, ये पैराग्राफिक नॉर्मल सा रहेगा, सीधा आगे चले जाएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन आवर कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1960। डिकेड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद इंग्लिश के चैप्टर में नेल्सन मंडेला में बताया था, देख लेना, आप भी 10th स्टैंडर्ड में ही हो, इसीलिए तो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरियाणी क्रांति बोलते हैं, वो 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है ना। बट उसके पहले, बट बिफोर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। अक्यूट, देखो 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, उसके बारे में बता दूं। एक होता है अक्यूट, यानी वैसे अभी फिलहाल इसको तीव्र बोलेंगे, तीव्र अछत, और एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है मतलब जो लंबे वक्त से चलता आता है, और अक्यूट मतलब एकदम से कुछ हो जाता है, वो उसको बोलते हैं अक्यूट, एकदम से हो जाता है ना, ठीक है ना। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे पहले, बट बिफोर दैट, भारत देश में फूड ग्रेन्स की एक कुछ ज़्यादा ही अछत थी। एन एग्रेरियन कंट्री हैड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स। मैंने बोला ना, हमें फूड ग्रेन्स को आयात करना पड़ता था, दूसरे देश से मंगाना पड़ता था। दैट वॉज द सेम फुल। द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशन, और हमें काफ़ी तकलीफ होती थी, हम स्ट्रगल कर रहे थे ऐसी कंडीशन से। इसीलिए हमने क्या किया,
ग्रीन रिवॉल्यूशन करने में हम कामयाब रहे और हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और हमने ऐसा तो क्या ही किया होगा जिसकी वजह से हम जो इंपोर्ट करते थे उसी चीज को हम एक्सपोर्ट करने तक आ गए। ठीक है, उसको देर लगा एक्सपोर्ट करने में, लेकिन ये इंपोर्ट कम हो गई, खत्म हो गई। वो कैसे हुआ? तो वो होने के कारण थे इंप्रूव्ड सीड्स। हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसका वन ऑफ द रीजंस था इंप्रूव्ड सीड्स। हम जो आउटडेटेड सीड्स यूज करते थे उसकी जगह हमने इंप्रूव्ड सीड्स यूज करना शुरू किया। फिर इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने किया। एट द सेम टाइम इंटेंस एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स ने कुछ उनको एंकरेज किया गया, इसलिए उन्होंने भी हद से ज्यादा मेहनत करी। फिर वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी वो भी प्रोवाइड किया गया वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पे। एंड इंप्रूव्ड फैसिलिटीज इन इरिगेशन, सिंचाई की सगवड़े एटसेट्रा भी है यहाँ पे, यानी बहुत सारी और चीजें। इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यानी हरियाली क्रांति, मतलब समझो हर जगह पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है ना। फार्मर्सों ने मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैसे हुआ? 1960s के दशक में ये हुआ कैसे, है ना। सबसे पहले तो हमें बोलना पड़ेगा 1960s लिखा है, ठीक है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ कैसे? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आपको बताना है तो सबसे पहला लाइन ये बनता है दैट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्यों? बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स की क्वालिटी अच्छी थी, बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स एंड देन इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हद से ज्यादा किया। फिर फार्मर्स ने भी हद से ज्यादा एफर्ट्स लगाए, है ना, बहुत मेहनत करी। इंटेंस एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है। विद दैट वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से अरेंजमेंट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन इरिगेशन, इंप्रूव्ड फैसिलिटीज इन इरिगेशन एटसेट्रा इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन, एग्रेरियन प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, है ना। क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, इंक्रीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंटेंस एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिरी में पानी कैसे भूल सकते हैं हम, है ना। इंप्रूव्ड फैसिलिटीज इन द इरिगेशन इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो हो ही गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो ही गया। पर ये सब करने का हेतु क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था ना, वही तो हेतु था हमारा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज, पहले पैराग्राफ में पहले वाले पॉइंट में हमने ये बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली क्या था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना। रीजंस हमने बताए ना। उसका हेतु क्या था? हेतु था ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना। उसके लिए फार्मर्स वेर एंकरेज टू यूज, हमने ऊपर बोला ना फार्मर्स को एंकरेज किया गया होगा। उसके लिए फार्मर्स वेर एंकरेज टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना था। फार्मर्स को, ये जो इंटेंस एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स है ना, उनको बोला गया, फार्मर्स को बोला गया दैट प्लीज केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करो, इंसेक्टिसाइड्स को ज्यादा यूज करो, और इसकी वजह से दिस लेड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसकी वजह से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा करने में कामयाब हो गए, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, सबसे वाले पॉइंट में। So the extraordinary increase in the agriculture production just because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmers, as well as widespread arrangement of electricity distribution, and आखिरी में last but not the least, intense efforts of the farmers, widespread arrangement of electricity हो गया था, improved facilities in irrigation etc is known as green revolution। थोड़ा सा थक गया हूं,
ठीक है, ये पोर्शन पढ़ा के हल्का सा ब्रेक ले लेता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अरे यार थक गया हूं, वेट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मैं पानी पी लेता हूं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स को एंकरेज किया गया। क्यों, कैसे एंकरेज किया गया? केमिकल फर्टिलाइजर एज वेल एज इंसेक्टिसाइड्स यूज करने के लिए एंकरेज किया गया। और दिस लेड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसी की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट था वो बड़ा अच्छा अचीव हो गया। उसके बाद में व्हीट और पैडी के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आएंगे? व्हीट और पैडी के ऊपर आएंगे, है ना। There has been a record production of wheat and paddy due to green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से व्हीट और पैडी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से किसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था? व्हीट और पैडी का। फिर एक जमाने में क्या हुआ था? Where there was a scarcity of food grains in the country। हमारे देश में खाने की अछत थी, जो फूड था उसका अछत था, लेकिन आज की तारीख में देयर इज सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। यार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो गया तो फिर सफिशिएंट स्टोरेज होगा। और हम तो 2024 की बात कर रहे थे, ये तो 1960 में हो गया था। तो वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट पे था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, ठीक है ना। इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, intense efforts of the farmers as well as widespread arrangement for electricity distribution, improved facilities in irrigation etc. is known as green revolution। green revolution करने का main objective क्या था? main objective of the green revolution was to increase the agriculture production। इसके लिए farmers were encouraged to use chemical fertilizers and insecticides। इसकी वजह से हमें this led to attain the target to increase the agriculture production। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से पैडी और व्हीट का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, बढ़िया है। उसकी वजह से जो एक जमाने में हमारे देश में खाने की अछत हुआ करती थी, एट द सेम टाइम हमारे पास अभी बहुत सारा स्टोरेज होता है। where there was a scarcity of food grains in the country, today there is sufficient storage of the food grains। जस्ट एक चीज दूसरी चीज को फॉलो कर रही है, पर्टिकुलरली यहाँ पे, है ना, एक के बाद दूसरा फॉलो करती है, जस्ट लाइक हम ऐसे लिख रहे हैं। नाउ वंस ड्रॉट वाज अ हैजार्ड ऑफ रेगुलर इंटरवल इन इंडिया। एक जमाने में सूखा रेगुलरली पड़ता था, है ना, और उसके एडवर्स इफेक्ट्स आते थे। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था, अन्न नहीं हुआ करता था। इट्स एडवर्स इफेक्ट्स आर नॉट सीन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसके जो इफेक्ट्स आते थे, एडवर्स इफेक्ट्स आते थे, है ना, प्रतिकूल असर जो होती थी, खराब असरें होती थी, वो हमें अब देखने को नहीं मिलती है। ड्यू टू द बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा रहता है ऑफ फूड ग्रेन्स, द कंडीशंस ऑफ ड्रॉट और स्कैरसिटी आर फेस्ड कन्वीनियंटली। हम अगर ड्रॉट पड़ता है फिर भी हम उसको अच्छे से निभा लेते हैं, किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ता है, ठीक है ना, बढ़िया है। नाउ हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ये नया वर्ड है ना, गवर्नमेंट का वर्ड है, द सेल्फ सफिशिएंसी, यानी आत्मनिर्भरता इन फूड ग्रेन्स, यानी हमें किसी से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये इसका एक लैंडमार्क अचीवमेंट था, एकदम हिस्टोरिकल अचीवमेंट था कि हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, है ना। ये 6 बड़े बड़े पॉइंट्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन थे, आप कभी भी निभा सकते हो, ठीक है ना, मेरी स्टाइल से पढ़ के। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, ठीक है ना, इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंटेंस एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, widespread arrangement for electricity distribution, improved facilities in the irrigation is known as green revolution। अब ये जो किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना, वही तो हेतु था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फार्मर्स were encouraged to use chemical fertilizer and insecticides more, this led to attain the target to increase the agricultural production। now इन सब की वजह से क्या बढ़ा, आपका क्या बढ़ा, व्हीट और पैडी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। There has been a record production of wheat and paddy due to green revolution। चौथे वाले पॉइंट के ऊपर where there was a scarcity of food, है ना,
क्योंकि वीट और पैडी का ज़्यादा रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन हो गया तो एक ज़माने में हमारे देश में स्कैरसिटी ऑफ फूड हुआ करती थी, उसकी जगह हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज रहता है ना। और इसी की वजह से जो हैजर्ड ऑफ ड्रॉट हुआ करता था वो रेगुलरली हुआ करता था, तो अब उसके एडवर्स इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं और हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं फूड ग्रेन्स के अंदर, किसके अंदर, फूड ग्रेन्स के अंदर। और ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था, लैंडमार्क अचीवमेंट था ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आखिरी वाले लाइन में क्या बोलते पता है, अब हमारे देश में क्या हुआ है, टुडे द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज, क्यों, तुरंत कैश मिल जाता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सीरियल्स हैव डिक्रीज, हमने इनको उगाना बहुत कम किया है, बहुत कम लोग इसको खाते हैं, विद द रिपीटेशन ऑफ द सेम क्रॉप, क्यों, क्योंकि लोग है ना एक का एक क्रॉप, जैसे वीट उगा रहे कंटिन्यूअसली सेम टू सेम क्रॉप उगा रहे हैं, तो पल्सेस को उगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिलता, ऐसे करके सोच लो। और टू रीच द स्टेज वेयर अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस्ड यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रेरियन फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए और चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हम रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, मैं हल्का सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। Yep, I'm back. रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थतंत्र में एग्रीकल्चर क्या रोल अदा करता है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में जाएंगे, ऑलमोस्ट यस मे बी पॉसिबल आ सकता है, दोनों में से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, लेकिन वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ छोड़ लो, लेकिन ठीक है, बड़ा इजी पोर्शन होता है ये मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड इकोनॉमिक्स और वो ग्लोबलाइजेशन मतलब घिसी पिटी चीजें है, ठीक है ना। तो भारतीय अर्थतंत्र में एग्रीकल्चर क्या क्या योगदान देता है अगरबत्ती, हैव टू स्टॉप द अगरबत्ती, नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, खत्म, ओके डन ब्रो, सेकंड है ब्रो, अरे यप सॉरी, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यप, ये तो घिसी पिटी बात हो गई ब्रो, एग्रीकल्चर भारत का महत्व का ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना। द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अभी थोड़ा रिलीज हुआ है, बिकॉज वी हैव फाउंड अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू अर्न, यू नो, द प्रेशर विच हैड इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस्ड समवॉट। हमारे पास ऑप्शंस है, हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वी हैव सो मेनी वेज टू अर्न। However, it still has an important contribution in Indian economy. फिर भी भारतीय अर्थतंत्र में एग्रीकल्चर का योगदान, खेती का योगदान बहुत है, ठीक है। जैसे इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, ठीक है, जैसा लिखा है पढ़ना पड़ेगा। वॉट एवर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी जिनकी है उनमें से आधी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल जीडीपी, जो होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मोटे मोटे तौर पे याद रखो, उससे ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है अगर आपको जीडीपी पता नहीं चलता है तो, ठीक है ना, इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। फिर पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटो एटसेट्रा आर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। यार पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना, इसी के ऊपर पढ़े हैं। अब ये लाइन बनता है कि भारत के मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या है, और उसकी वजह से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ाया था, है ना। तो हम जब ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है यूएस डॉलर, ठीक है ना, तो मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट, ये सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन। वाओ, भारत जो है एग्रेरियन, खेती की पैदाश में, खेती के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है, वेरी गुड। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन की कापड़ मिले, सुगर, पेपर, ऑयल एटसेट्रा, एज वेल एज द इंडस्ट्रीज रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है, ये सब हमें पता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर भारत के लोगों को खाना देता है, बड़ा नॉर्मल सा लाइन है, ठीक है ना। अब थोड़ी ऊपर नीचे बातें कर लेते हैं। ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि अच्छी बातें भी होगी, बुरी बातें भी होगी, उसको ऊपर नीचे बातें बोलते हैं, ठीक है ना।
देखो सोर्स ऑफ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, ये हमें ये दर्शाता है कि हम कितने ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखो नंबर्स करोड़ में होंगे, ठीक है ना, प्रोडक्शन कितना पहले बढ़ता है वापस एक बार कम हुआ, बढ़ता है वापस कम हुआ। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजंस नीचे लिखे हैं, ठीक है ना। द इंडियन कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेन एंड इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ द इरिगेशन। भारत में बरसात ऊपर नीचे होती है और बरसात का सीधा आप इरिगेशन से जोड़ सकते हो। अगर बरसात कम है तो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है तो क्रॉप अच्छा होगा, लेकिन बरसात तो कम होती है लेकिन एट द सेम टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज भी ठीक ठाक है, मतलब ऊपर नीचे है। इसी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। आई मीन स्पीड, आपको ऐसा लगेगा इतना स्पीड से बोल रहा हूँ, आपने 1.75 स्पीड के ऊपर चालू करके रखा है, बिकॉज व्हेन आई स्पीक टू फास्ट। थक चुका हूं। फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री टुडे। किसी भी देश के लिए फूड सिक्योरिटी हद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास एक बफर स्टॉक होना चाहिए। अगर देश में ड्रॉट आ जाए, कुछ भी आपदा आ जाए, तो खाना है तो भाई खा के जी लेंगे ना, उसके बाद में नई शुरुआत कर लेंगे, ठीक है ना। इफ एनी नेचुरल कैलेमिटी अपीयर्स, if the demand for the food grains is increasing and if the food grains have to be imported, then the political independence of that particular country may be at risk. अगर आपको खाने की जितनी जरूरत है उतना खाना अपने देश में नहीं है और आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो फिर आप एक रिस्क के ऊपर काम कर रहे हो, है ना। खाना तो एटलीस्ट इंपोर्ट नहीं करना होता है। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ ग्रीन प्रोडक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम। ग्रीन प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। हरियाली क्रांति की वजह से ग्रेन के प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्शन देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री आल्सो। देखो फार्म प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ा है। इन 1951 इंडिया का पॉपुलेशन कितना कम था, देखो 36 करोड़ 10 लाख था, ठीक है ना। अभी के नंबर से हम साथ नहीं जाएंगे, हमें बुक में जो नंबर दिए वही लिखेंगे, है ना। भारत 1950 के आजू बाजू 36 करोड़ 10 लाख थे, लेकिन आज की तारीख में वी आर मोर देन 125 करोड़, है ना। देखो कितनी बड़ी बात है ना। दिस हैज इंक्रीज द डिमांड। अभी इंसान पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो खाना मांगेंगे, इसलिए डिमांड फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। हाउएवर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। पिछले 5 सालों में हमारे देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इन 1950-51 इंडिया हैड प्रोड्यूस 51 करोड़ टन्स of food grains, which has increased to a record level of 265.04 crore tons in 2013-14 with the food grains which we have today। हमारे पास जितना food grains है, the minimum requirement of the country can be fulfilled। जितना हमारे पास खाना पड़ा है तो हमारे कंट्री की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही जाती है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन बफर स्टॉक। हमें बफर स्टॉक मतलब जो साइड पे पड़ा होता है, हम नहीं, हमारे घर में भी ऐसे स्टॉक रखते हैं चीजों का कि 1 महीना निकल जाए, 2 महीना निकल जाए, 3 महीना निकल जाए, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। एंड टू इंक्रीज इट, बफर स्टॉक को मेंटेन करना भी अच्छी बात है और उसको बढ़ाना भी अच्छी बात है, वो नेसेसरी है। बाय द बफर स्टॉक ऑफ द ग्रेन द स्कैरसिटी ऑफ द ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ड्रॉट और इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स। कभी कभी अगर सूखा पड़ जाए या तो फिर किसी पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स का इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है ना, इन दैट केस बफर स्टॉक को आप यूज कर सकते हो। The wastage of food grains can be prevented by implementing the techniques to preserve the food grains in the warehouses। warehouses में कैसे ग्रेन्स को बचाया जा सकता है, उसकी टेक्निक से, नई टेक्निक से आप वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स बचा सकते हो, ठीक है ना। The hunger of thousands of families can be satisfied if this buffer stock is distributed among them for free of charge। अगर जो गरीब है, जिनको खाना नहीं मिलता, उनको अगर आप फ्री ऑफ चार्ज ये सब दे दो तो उनकी हंगर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन। और हमें ये जो खाने का बिगाड़ करते हैं हम, उसको बंद करना एकदम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। हमें हद से ज्यादा जल्दी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन फूड स्टॉकिंग एंड द अरेंजमेंट्स टू कंजर्व इट। बहुत नेसेसरी है, जरूरी है कि फूड का हम स्टॉक करें और उसको बचाने के लिए कोई अरेंजमेंट करें। It is a good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to the poor people through Food Security Act। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट एक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो एक प्रॉपर सिस्टम है, तो बिलो पुअर्टी लाइन BPL फैमिलीज को फ्री में अनाज देती है, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट का खुद अच्छा वाला बिगिनिंग है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन
इंडियन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन मतलब आपको पता है ना, ठीक है ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन आप इकोनॉमिक पढ़ते हो, ठीक है ना, अभी यहाँ पे जितना लिखा है उतना पढ़ लेते हैं हम। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आखिरी वाला पैराग्राफ है, मैं डेड एंड बोलना भूल गया। हाँ, एक बार ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये बताना भी मैं भूल गया। The policy of globalization has implemented with the purpose that the Indian farmer can sell his farm products in the world markets and earn profit। देखो ग्लोबलाइजेशन को क्यों लागू किया गया था हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश के जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिशियंस है, उन्होंने क्या सोचा, हमारे फार्मर भी उनकी जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में पूरे वर्ल्ड में बेच सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। Many changes took place in the agriculture field due to globalization। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर हद से ज्यादा चेंजेस हुए। द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज मेड वेरी सिंपल। और अगर हमें कोई फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उसकी विधि जो होती थी, बीच में डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ा आसान कर दिया गया है। कॉटन, चिलीज and till are now available in Chinese markets and various fruits from world are now available in Indian market। देखो दोनों तरफ की बातें होगी, हमारी चीजें विदेश में अवेलेबल है और विदेश की चीजें हमारे देश में अवेलेबल है। The costly genetically modified BT seeds sold by the multinational companies are now available in India। BT seeds के बारे में हमने बात करी, ठीक है ना। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड BT सीड्स है, वो कॉस्टली है, महंगे, लेकिन इंडियन मार्केट में वो परचेस करने के लिए अवेलेबल है। और अगर आप उसको परचेस करके अप्लाई करते हो ना, ठीक है ना, बुआई करते हो, वावेतर करते हो, तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज बिकम कॉस्टली, इसकी वजह से फार्मिंग भी थोड़ा महंगा पड़ा है। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज इंक्रीज्ड, कॉटन और मेज का प्रोडक्शन भी अच्छे से बढ़ा है। विद द इंपोर्ट बिकमिंग स्मूदर, इंपोर्ट बड़े आसान हो चुके हैं। द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस टफ कंपटीशन, इसी की वजह से कंपटीशन भी फेस हो रहा है लोकल लोगों को। सम प्रोडक्ट्स हैव गेन्ड ग्लोबल मार्केट्स, हैंस द नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर पेटेंट्स। देखो थोड़ा लाइन ऊपर नीचे है कि जरूरी है आपको पेटेंट के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जैसे ये पर्टिकुलर चीज मैंने इन्वेंट करी है, तो मुझे पेटेंट करवाना चाहिए कि ये चीज मैंने इन्वेंट करी है, और अगर इसको कोई कॉपी करना चाहे, ठीक है ना, तो उसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो सम प्रोडक्ट्स हैव गेन ग्लोबल मार्केट्स, काफी सारी प्रोडक्ट्स ने ग्लोबल मार्केट गेन किया है, इसीलिए पेटेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना एक नेसेसिटी हो चुका है। इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शंस एज नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। और क्वालिटेटिव जो फार्म प्रोडक्ट्स है, हमारे मैंगोस है, उसको नेशनल पेटेंट की तरह वर्ल्ड मार्केट में हमें पेटेंट करवाना जरूरी हो चुका है, ठीक है ना। टू फेस द कंपटीशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया विल हैव टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी। हमें क्वालिटी के साथ, क्वालिटी के ऊपर और नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो ही हम ग्लोबल मार्केट में टिके रहेंगे। A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. With increasing population, the probable future increase in the demand for agriculture products, and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution। अगर हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए और यही हुआ। हाँ, मैंने थोड़ा स्पीड में भगाया, लेकिन बिलीव मी, ये पोर्शन ऑलरेडी कहीं और जगह पे कवर हो रहा है, इकोनॉमिक्स में कवर हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। एंड इसके ऊपर वाला वो मतलब जो असरें थी, है ना, ठीक है ना, जो पोर्शन वाला ये पोर्शन रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी हद से ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे मैं डिटेलिंग करके क्या करूँ, जो बच्चों को टॉप पढ़ता है उसको मैंने हद से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया, ठीक है ना। थैंक्स।